2016 Delhi region paper, section B, 2 mark questions. Question number 6. Explain the terms first attenuation and second demodulation used in communication system. तो ऐसे किसी टर्म की डेफिनेशन पूछी जा सकती है इस साल भी. Attenuation is loss of strength of signal or fading of signal, and demodulation, separation of main modulating wave from carrier wave. The process of separation is called demodulation. So the solutions are: the loss of strength of a signal while propagating through a medium is called attenuation. The process of retrieval of information from the carrier wave at the receiver end is called demodulation. Question number 7. Plot a graph showing variation of de Broglie wavelength lambda versus 1 upon root v, where v is accelerating potential for two particles A and B carrying same charge but of masses m1 and m2. m1 is greater than m2. Which one of the two represents a particle of smaller mass and why? तो क्वेश्चन में पार्ट है, उसी के हिसाब से हमें आंसर देना है. हम जानते हैं कि लैम्डा और 1 अपॉन रूट वी ये प्रोपोर्शनल है आपस में. तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना है. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, साथ में m भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए लैम्डा कम होगा. सो लैम्डा और 1 बाय रूट वी के बीच ग्राफ होगा m2 m1. As the charge of the two particles is same, therefore slope is proportional to 1 upon under root of m. So particle with lower mass m2 will have greater slope. Question number 8. A nucleus with mass number capital A equal to 240 and binding energy per nucleon 7.6 mega electron volt breaks into two fragments, each of A equal to 120 with binding energy per nucleon 8.5 mega electron volt. So calculate the released energy. तो हमें ये पता करना है कितनी एनर्जी रिलीज होगी. तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे. इक्वेशन लिखकर डिफरेंस निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू फ्रैगमेंट्स, उससे हमें एनर्जी रिलीज मिलेगा. तो सिंपल सी कैलकुलेशन है इसकी. बस ध्यान ये रखना होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करने पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी. इसमें ऑप्शन में और वाला पार्ट है, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन. तो एक फ्यूजन रिएक्शन दी हुई है, 1s2 plus 1s2 gives He23 plus N, where binding energy of 1s2 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड He23 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो इस रिएक्शन में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए पहले हमें लिखना होगा वैल्यूज. बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल सिस्टम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम यानी रिएक्टेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स. सो जो डिफरेंस है एनर्जी का वो रिलीज हो जाएगा. So answer is 3.27 mega electron volt. All calculation should be done in mega electron volt. जरूरत पड़ने पर हम एक रिलेशन है 1U equal to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको भी यूज करते हैं. ध्यान ये रखना है कि 1U मास में नापा जा रहा है, 931 जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अपॉन C स्क्वायर करके हम उसकी यूनिट को मास की यूनिट के बराबर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है E1 R2 plus E2 R1 अपॉन R1 plus R2. हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं. EMF आएगा 1.7 वोल्ट. R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और उससे हमें R इक्विवेलेंट मिल जाता है 0.12 ओम. ये सिंपल सी कैलकुलेशन है. 2 नंबर में कई बार इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं आपसे, तो इसका डेरिवेशन भी करना आना चाहिए. एनसीईआरटी में बहुत सिंपल वे में इसका डेरिवेशन दिया हुआ है.
Question number 10. State Brewster's law. The value of Brewster angle for a transparent medium is different for light of different colors. Give reason. तो ब्रूस्टर ने ये बताया था, ये पोलराइजेशन से रिलेटेड है, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में आपको मिलेगा। ब्रूस्टर ने बताया था जब भी कोई लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट होती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो जाता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होकर निकलती है और वो वाइब्रेशन ले जाती है, वो वाले वाइब्रेशन जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ साथ उसने ये भी बताया कि इस समय पे रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती है। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं ब्रूस्टर लॉ का, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, द रिफ्लेक्टेड लाइट गेट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड only when the reflected light and refracted light become perpendicular to each other। इस तरह से स्टेट कर सकते हैं। या फिर if the student draws the diagram as shown and writes IP as polarizing angle, I B से भी दिखाते हैं, सिर्फ B से भी दिखाते हैं, award this 1 mark। if the student just write mu equal to 10 IP, award half mark only। ब्रूस्टर लॉ के लिए अगर सिर्फ mu equal to 10 IP आपने लिखा तो वहां आपको पूरे नंबर मिलने वाले नहीं है। हाँ, यहाँ पे पूरी बात अगर समझाकर लिखी जाए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू 10 IP। तो ये ब्रूस्टर लॉ का एक पार्ट है। तो ब्रूस्टर ने एक तो ये बताया म्यू इक्वल टू 10 IP, दूसरा उसने बताया कि जब I इक्वल टू IP होगा तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगी। तो ये दो बातें बताई। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट, तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है अगर वो मीडियम डिस्पर्सिव है नेचर में, जैसे कि पानी या फिर कांच। हेंस ब्रूस्टर एंगल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। तो इससे ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि व्हाइट लाइट का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, कंप्लीट पोलराइजेशन, क्योंकि एक किसी कलर के लिए वो ब्रूस्टर एंगल से मैच करेगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो किसी दूसरे कलर के लिए ब्रूस्टर एंगल डिफरेंट होगा तो उससे मैच नहीं करेगा। इसलिए व्हाइट लाइट को कंप्लीटली पोलराइज करना इस मेथड से पॉसिबल नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है।